राइद और आयला हवेली में दाखिल हुए तो हर तरफ शोक का सा समा था। लॉन में सारे आदमी मौजूद थे। राइद आयला को लिए अंदर बढ़ा तो हॉल में खवातीन बैठी सिपारे पड़ रही थी। हॉल के सोफे हटाकर वहां दरियां लगाई गई थी, जिस पर बैठने की जगह काफी ज्यादा बन गई थी। राइद तो राब खान वहीं एक कोने में खड़े न जाने किससे बातें कर रहे थे जब राइद को अंदर आते देख उसकी जानिब बढ़े। राइद, मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया मगर तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। जानते हो यहाँ क्या हुआ है? हाँ जानता हूँ कि चाचू का इंतकाल हो गया है, उनकी बात काटते राइद सर्द लहजे में बोला, जबकि उसके साथ खड़ी आयला नूर बेगम की जानिब बढ़ गई जो वहीं हॉल में बैठी सिपारा पढ़ रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने आईब्राउ उचकाते सवाल किया। आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस मुझे ये बताएं कि एमल कहाँ है। उस पाट लहजे में बोला तो वो उसे अफसोस से देख कर रह गए। एमल? उनको खामोश देखते राइद ने बुलंद आवाज़ में एमल को पुकारा तो सिपारा पढ़ती खवातीन उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, जबकि एक कोने में गठड़ी बनी बैठी एमल ने अपने नाम की पुकार पर सर उठाया था। ये आवाज़ तो बिल्कुल उसके बाबा जैसी थी। तो क्या उसके बाबा वापस आ गए थे? उसके दिमाग ने कहा। एमल! दोबारा अपने नाम की पुकार पर वो जल्दी से उठती उस सिमत बढ़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। बाबा! वो अपने बाबा को पुकारती वहाँ आई, मगर वहाँ तो उसके बाबा थे ही नहीं बल्कि कोई अनजान शक्ल थी। मैं हूँ एमल, राइट, तुम्हारा कज़न, तुम्हारा भाई। चाचू ने तुम्हें मेरे बारे में तो बताया होगा। उस लड़की को बिखरी हालत में अपने सामने खड़े देख राइद ने प्यार से पूछा। राइद? एमल ने जेरे लब नाम दोहराया, फिर जैसे उसे याद आ गया था कि राइद कौन है। हाँ, उसके बाबा राइद का अक्सर अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया करते थे। राइद का जिक्र करते हुए उनके लहजे में मोहब्बत होती थी, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि वो उनका भतीजा है। मगर उसका दिमाग उस वक्त कुछ भी सोचने के काबिल नहीं था। बाबा चले गए मुझे छोड़कर, वो खोए खोए अंदाज में उसे देखकर कहती ज़मीन पर बैठती चली गई। रात भी न जाने वो कब रोते रोते सो गई, और अब जब से उठी थी एक ही बात कहे जा रही थी कि बाबा चले गए। राइद को बहुत दुख हुआ था उसे ऐसे देखकर। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लगता था जैसे वो बहुत बीमार हो। एमल ज़मीन को घूरे जा रही थी। जब आयला उठकर उसके पास आती उसे कंधों से थामकर खड़ा करने लगी। एमल ने खाली नज़रों से उस नकाब में लिपटे चेहरे को देखा और उसके साथ खड़ी हुई। इतनी देर में बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई तो तुराब खान और राइद दोनों फौरन बाहर की जानिब बढ़ गए। आयमा और नवाल एमल को एक तरफ लिए खड़ी थीं, जबकि जनाजे को हॉल में लाया गया। जैसे ही एमल की नज़र अपने बाबा पर पड़ी वो तेज़ी से उनकी जानिब लपकी, मगर उनके पास पहुंचने तक उसके कदम सुस्त पड़ गए थे। बाबा! उसने बहुत ही मोहब्बत से पुकारा, जैसे वो उसकी पुकार सुनकर अभी उठ जाएंगे। उसकी हालत देखते वहाँ हर आंख अश्कबार थी। राइद जनाजे के साथ ही खड़ा था और उसके साथ ही जुजलान और तुराब खान खड़े थे। राइद की सुर्ख होती नम आंखें इस बात की गवाह थीं कि वो खुद पर बहुत मुश्किल से जब्त किए खड़ा है। अगर उसने अपनी माँ के बाद किसी को अपना माना था तो वो उसके चाचू ही थे, जो उससे बहुत प्यार करते थे। जबकि तुराब खान के चेहरे पर भी दुख वाज़ेह था, मगर जुजलान जैसा पत्थर दिल इंसान बस हाथ थामे खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। ढूंढे से भी उसके चेहरे पर ना ही कोई दुख दिखाई देता था और ना ही अफसोस। जब मैंने होश संभाला और मामा का पूछा तो आपने कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहो, मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ रहूंगा। मगर आज आप भी मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। भीगी भारी होती आवाज़ के साथ चेहरा भी आंसुओं से तर हो चला था उसका। मेरा यहाँ अब बचा ही कौन है बाबा? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। वो जनाजे के साथ ज़मीन पर बैठी ज़ारो कतार रोए जा रही थी। उसे देखकर सबको बहुत अफसोस हो रहा था। बहुत वक्त वो वैसे ही बैठी रोती रही, किसी ने भी उसे रोने से नहीं रोका और ना ही वहाँ से उसे उठाया। मगर अब जनाजे को ले जाने का वक्त हो रहा था। राइद ने आयला को इशारा करते एमल को उठाने का कहा तो आयमा फ़ौरन आगे बढ़ती एमल को साथ लगा गई अपने। मेरे बाबा! एमल ने रोते हुए आयला से कहा तो आंखों में आंसू लिए आयला गर्दन हिलाती आहिस्ता से उसे जनाजे से दूर करने लगी। और फिर जैसे ही जनाजा उठाया गया पूरी हवेली में एमल की चीखों पुकार गूंज गई। नहीं, प्लीज़ नहीं लेकर जाओ मेरे बाबा को। रोते हुए उनके पीछे भागने की कोशिश करती एमल को नवाल और आयला ने मिलकर काबू किया। बाबा प्लीज़ मत जाएं, मुझे भी अपने साथ ले जाएं बाबा। वो रोती चीखती बेकाबू हो रही थी। आयला और नवाल ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर बिठाया था। नूर बेगम, नवाल, आयला सब लोग ही उसकी हालत पर अफसुर्दा थे। वो बच्ची जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, जब से होश संभाला था अपने बाप को देखा था, जिसने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, जिसने उसे हर धूप
वजूद में साया दिया था, आज वो साया भी उसके सर से उठ चुका था। साया देने वाला खुद ज़ेरे ज़मीन जा सोया था। एमल उसका जिस्म ढीला पड़ते देख आयला ने उसका गाल थपथपाया, मगर वो होशो हवास खो चुकी थी। इसे कमरे में ले जाओ। उसे बेहोश होते देख नूर बेगम आंखें साफ करती बोली तो मुश्किल से नवाल और आयमा उसे संभालती रूम में ले गई। नवाल नूर बेगम को रात को ही बता चुकी थी कि एमल उसके पास आ गई थी। वो जुजलान के साथ नहीं रहना चाहती थी, मगर उस वक्त हवेली मेहमानों से भरी हुई थी और अब तक तो गांव के हर घर में ये खबर पहुंच गई थी कि जुजलान का निकाह उसके चाचा की बेटी से हो चुका है। इसलिए वो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे जुजलान के कमरे में ही भेज दिया था। नवाल और आयला ने उसे बेड पर ठीक से लिटाते चादर ओढ़ाई, मगर जैसे ही नकाब हटाते आयला की नज़र बेड के सामने दीवार पर लगी बड़ी सी जुजलान की तस्वीर पर गई। वो ठिठक गई। नवाल, ये तो जुजलान भाई का कमरा है ना, तुम कोई दूसरा रूम सेट करो, हम एमल को वहाँ ले जाते हैं। ऐसे जुजलान भाई के कमरे में एमल का रहना ठीक नहीं, आयला ने परेशानी से कहा तो नवाल ने गहरी सांस भरते उसके चेहरे के उलझे तासुरात को देखा। भाभी, जुजलान भाई का कल ही चाचू की आखिरी ख्वाहिश पर एमल से निकाह हुआ है। नवाल के बताने से पहले तो आयला हैरान हुई, मगर फिर समझते हुए सर हिला गई। अच्छा, तुम यहीं इसके पास बैठो, मैं बाहर मेहमानों को देख लूँ, मामा अकेली हैं वहाँ, और ये बुर्का भी ज़रा उतार दो, कब से पहना हुआ है। आयमा कहती बाहर निकल गई तो नवाल वहीं बेड के दूसरी जानिब एमल के साथ बैकग्राउंड में टेक लगाकर बैठ गई। तदफीन के बाद सब लोग वापस आ गए सिवाय जुजलान के। वो अपने किसी सियासी काम के सिलसिले में शहर चला गया था और अब जब रात के 11 बज रहे थे तब हवेली में तशरीफ़ लाया था वापस। आज वो बहुत थका हुआ था, कितनी मीटिंग्स थीं, कितने लोगों से मिला था, और फिर उसके निकाह की खबरें जैसे ही फैली थी उस पर मीडिया वालों के सवालों के जवाब देना किसी अजाब से कम ना था उसके लिए। मीडिया वाले तो हर बात की खाल तक जाते थे, जो जुजलान काफ़ी अच्छे से संभाल भी लेता था। वो अपने बिखरे बालों में हाथ फेरता हवेली में दाखिल हुआ तो कमरा एकदम खाली था। उसके माथे पर फौरन बल पड़े और एक बार फिर से तुराब खान के दरवाजे पर जा पहुंचा। क्या हुआ? उसने दरवाज़ा बजाया तो तुराब खान बाहर आए। एमल कहाँ है? उसने कल वाला सवाल दोहराया, जैसे एमल को उन्होंने छुपा रखा हो। तुराब खान ने उसके चेहरे के संजीदा तासुरात को देखा। उसके चेहरे से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो उनकी कोई बात सुनेगा। वो जानते थे खाली कमरा देखते हुए एक बार फिर ज़रूर आएगा। नवाल के कमरे में नूर बेगम उन्हें बता चुकी थी कि होश में आने के बाद एमल जुजलान के कमरे में नहीं रुकना चाहती और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, उसे तेज़ बुखार था। इस वजह से उन्होंने उसे नवाल के कमरे में भेज दिया था। इसलिए तुराब खान ने भी उसे सच ही बताया था, क्योंकि जुजलान अब किसी की सुनने वाला नहीं था। तो राब खान के बताने पर वो लंबे लंबे डग भरता 2-2 सीढ़ियाँ फलांगने के बाद ऊपर पहुंचा और ज़ोर से नवाल के कमरे का दरवाज़ा बजाया। उसके दरवाज़ा बजाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 2 कमरे छोड़कर राइद के कमरे में आराम से आवाज़ गई थी। राइद आयला को सीने से लगाए आंखें मूंदे सुकून से लेटा था। जब इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर दोनों ही चौंकते कमरे से बाहर निकले थे। भाई आप! नवाल ने दरवाज़ा खोला तो जुजलान बगैर कुछ कहते बेड की जानिब बढ़ गया जहाँ एमल सो रही थी। आयला जल्दी से नकाब करती दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रही, जबकि राइद 2 कदम आगे बढ़ गया। भाई, भाभी को अभी दवाई देकर सुलाया, वो बहुत पक्की नींद में है। उसे एमल की जानिब बढ़ते देख नवाल ने उसे रोकना चाहा, मगर जुजलान बगैर कुछ बोले कुछ सुने एमल का बाजू थामते उसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। एमल जो गहरी नींद में थी इस अचानक हमले पर गड़बड़ा गई। दिल एकदम जोर से धड़का था, हाथ पांव जैसे सुन्न होने लगे थे। जुजलान ने आओ देखा ना था, उसे बाजू से पकड़े घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला, जबकि बुखार में तपती एमल उसके साथ घिसटती चली जा रही थी। बुखार इतना शदीद था कि उसमें खुद को छुड़वाने की हिम्मत भी ना थी। न जाने कैसे वो बहुत ही मुश्किल से दर्द भरे कदम उठा रही थी। उसका पूरा जिस्म बुखार की वजह से टूट रहा था, मगर जुजलान को उस पर रहम नहीं आया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ। एमल को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले जाते देख राइद गुस्से से फौरन उसके पास आकर दहाड़ा, जागीरदार राइद खान, खबरदार, जो तुम हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आए, मैं अपने और एमल के बीच में बोलने का हक किसी को नहीं दूंगा। जुजलान ने उसे उंगली दिखाते हुए तीखे लहजे में कहा तो राइद मुठियां भींच गया। मैं तुम्हें इसे जबरदस्ती ले जाने नहीं दूंगा। राइद एमल की निढाल होती हालत देखते सख्ती से बोला, ये मेरी बीवी है और दुनिया की कोई भी ताकत मेरी बीवी को अपने कमरे में ले जाने से मुझे नहीं रोक सकती। जुजलान उसे बावर कराता एक झटके से एमल को अपने करीब करते उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करता नीचे उतर गया, जबकि राइद ऊपर गुस्से से जब्त करता रह गया। उन दोनों का चाचू की आखिरी ख्वाहिश पर निकाह हो गया था, जिसका उसे शाम को ही पता चला था, और अब जबकि वो जुजलान के निकाह में थी तो राइद अब कुछ कर भी नहीं सकता था। जुजलान उसे कमरे में ले जाने
के बाद ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर गया तो अपने दरवाजे के कमरे पर खड़े तुराब खान सुकून से अंदर बढ़ गए, जबकि उनके पीछे खड़ी नूर बेगम ने तासुफ से सर हिलाया था। जुज़लान ने उसे एक झटके से बेड पर पटका तो दर्द के मारे वो करा उठी, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, बीवी हो तुम मेरी, निकाह हुआ है हमारा, और एक बीवी अपने शोहर के ही कमरे में रहती है इसलिए अगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी और के कमरे में देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी तुम। जुज़लान गुस्से से घुराया, जबकि एमल हिम्मत करते खड़ी होती उसके सामने आई। तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी इस कमरे में नहीं रहूंगी। एमल भारी होते सर से नकाहत भरे लहजे से बंद होती आंखों के दरमियान कहती। जुज़लान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। एमल जुज़लान खान, अब आपको एक पल क्या, अपनी ज़िंदगी के हर पल यहीं इसी कमरे में गुजारने, और हाँ अभी तुम दुखी और बीमार भी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मगर एक हफ्ता है तुम्हारे पास, खुद को अच्छे से समझा लो। ठीक 1 हफ्ते के बाद मैं तुमसे अपने सारे हक वसूल करने वाला हूँ, समझी तुम। जुज़लान इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कहता, अपनी कमीज़ उतार कर बेड पर फेंकता वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगा, मगर फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना ऐसा ना हो कि जिसके कमरे में तुम थी ना, सारा गुस्सा मैं जाकर उसी पर उतार दूं और तुम्हारे दुख और बीमारी की परवाह किए बगैर ही अपना सारा हक वसूल कर लूं। वो वार्न करते लहजे में बोला और वॉशरूम में घुस गया। पीछे एमल अपनी बेबसी पर आंसू बहाती सोफे के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठ गए। वो जो कहकर गया था उसका कोई भरोसा नहीं था कि वो कर भी गुजरता, और अब तो उसके पास कोई और ठिकाना भी नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती, अपनी किस्मत पर रोती। वो मजबूत लड़की आज खुद को बहुत बेबस और कमज़ोर महसूस कर रही थी। उस लम्हे उसके बाबा को गए आज 3 दिन हो चुके थे और अब एमल की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, वरना कुछ दिनों से उसे अपना होश ही नहीं था। राइट ने डॉक्टर को हवेली में ही बुलवा कर उसका चेकअप करवा दिया था, जिसके नतीजे में वो अब ठीक हो रही थी और आज अपने घर यानी शहर जाने वाली थी। सुबह के 12 बज रहे थे और एक सादा से क्रीमी रंग के शलवार कमीज पर शीशे के सामने खड़ी बालों की चोटी बना रही थी वो एमल राइट के चाचा की बेटी थी। उसके चाचू उससे बहुत प्यार करते थे और अब उनके जाने के बाद उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखे, जिस वजह से राइद और आइला जाकर एमल के लिए कुछ शॉपिंग भी कर आए थे, मगर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो उसे अपना कुछ मानती ही नहीं थी तो वो क्यों उसकी हरकतों पर अपना खून जलाती। जल्दी जल्दी बालों को चोटी में गूंथते दुपट्टा कंधों पर डालती, अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाए वो बाहर निकली। एमल, कहाँ जा रही हो? आयला जो हॉल में बैठी अभी फ़ोन पर अपनी मामा से बात करके फारिग हुई थी, एमल को बाहर निकलते देख पूछने लगी। अपने घर जा रही हूँ। वो रुक कर एक नज़र उसे देखती, नरमी से जवाब देती वापस कदम आगे बढ़ा गई। मगर अब ये तुम्हारा घर है, आयला ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा तो एमल कदम रोकती उसकी जानिब पलटी। नहीं भाभी, ये घर मेरा नहीं है, ना ही मुझे इस घर में रहना है। आप सब बहुत अच्छे हैं, मगर वो जिससे मेरी शादी हुई है ना, मैं उससे नफ़रत करती हूँ और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जिससे मुझे शदीद नफ़रत हो, जो मेरे काबिल ही ना हो, जो लोगों को भेड़ बकरियों से ज़्यादा अहमियत ही ना देता हो, जो लड़कियों के साथ खेलकर उन्हें किसी बेजान खिलौने की तरह फेंक देता हो, जिसके नज़दीक औरत ज़ात कोई मायने ही नहीं रखती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। हाँ, ये निकाह मेरे बाबा की ख्वाहिश पर हुआ था, मगर अब तो बाबा भी जा चुके हैं और मुझे यकीन है अपनी बेटी को नाखुश देखकर वो भी खुश नहीं होंगे, इसलिए मैं जल्द ही ये रिश्ता भी ख़त्म कर दूंगी। वो अटल मजबूत लहजे में बोली तो आगे से आयला कुछ ना कह सकी। राइद उससे मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत की खातिर उसने शराब छोड़ दी थी, मगर जुज़लान और एमल के बीच तो मोहब्बत दूर, दोनों के दिल में ज़रा बराबर भी एक दूसरे के लिए इज्जत भी ना थी। और फिर जब से वो यहाँ आई थी उसे जुज़लान के बारे में भी सब पता चल गया था। जुज़लान की सारी सरगर्मियाँ राइद उसे बता चुका था, जिस पर उसे बहुत अफसोस हुआ था। और अब एमल जो करने का कह रही थी वो कहीं ना कहीं सही ही था। पहले मैं बीमार थी भाभी तो कमज़ोर पड़ गई थी, ऊपर से बाबा के जाने का दुख लग गया था, मगर अब मैं खुद को संभाल चुकी हूँ। मैं कमज़ोर हरगिज़ नहीं हूँ भाभी, मैं जुज़लान खान जैसे बंदे से लड़ सकती हूँ। पहले बाबा थे जिनकी वजह से मेरे अंदर एक डर था कि मेरे बाबा को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, मगर अब तो वो भी नहीं रहे, मुझे अब कोई डर नहीं। एमल फीकी सी मुस्कान के साथ कहती। आयला के सामने आई थी। आप नवाल, नूर आंटी और राइद भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे मुश्किल वक्त में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी, आप लोगों से मिलती रहूंगी, मगर मैं इस अनचाहे रिश्ते को कभी नहीं निभाऊंगी। एमल धीरे से कहती आयला के गले लगी।
आयला ने भी उस बहादुर लड़की को खुशदिली से गले लगाया। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। उससे दूर होते आयला बोली, मैं अकेली जा सकती हूँ भाभी, आप फिक्र मत करें। एमल प्यार से कहती दुपट्टा ठीक करते बाहर निकल गई। पीछे आयला उसे देख कर रह गई। कितनी बाहिम्मत लड़की थी जो तन्हा दुनिया से लड़ना जानती थी। काश वो भी उसकी तरह इतनी ही बहादुर होती। वो बहादुर तो थी मगर इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि ऐसे किसी के सामने डट कर खड़ी हो सकती। मगर एमल में हिम्मत है और अल्लाह उसे ऐसे ही बाहिम्मत रखे। वो उसके लिए दुआ करने लगी।